नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज हम दोस्तों यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2024 जो आपका होना है, रविवार को होना है। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 जो आपका होना है, इसमें भी आपके अब ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं, केवल 10 दिन आपके बचे हुए हैं, 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न कराने वाले हैं, और सामान्य अध्ययन के वो प्रश्न दोस्तों हम कराएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व बिना कुबड़ वाले बैल का था। तो यहाँ पर दोस्तों बैल यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सींग वाला गेंडा भी इसमें महत्वपूर्ण था। फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बैल सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सतकर्णी, पुलमावी, सिमुक, गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सिमुक हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक फसलों की उपज के, यहाँ पर आपको बताना है रिक्त स्थान पर क्या आएगा, कि दर से कर वसूल करते थे। किस दर से वसूल करते थे यहाँ पर आपको बताना है। 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, फसलों पर कर सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय कृषि मुख्य व्यवसाय था। आमतौर पर जो उत्पादन किया जाता था उसका 1/6 भाग कर वसूल किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 1/6, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की सफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? काबुल, साइबेरिया, सिंगापुर, रंगून। तो 4 नंबर के प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा रंगून। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, रंगून सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न अब आ जाता है, बुद्ध के कुल का नाम बताइए। बुद्ध किस कुल के थे यहाँ पर आपको बताना है, चंपा, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो बुद्ध के कुल के नाम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर शाक्य सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे और प्रसिद्ध शाक्य गौतम बुद्ध थे, जो लुम्बिनी के शासक गौतम वंश के सदस्य थे, जिन्हें शाक्य मुनि बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा शाक्य यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है आत्माराम पांडुरंग, बी ऑप्शन में है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन में है दयानंद सरस्वती, और डी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है दयानंद सरस्वती और डी ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आत्माराम पांडुरंग सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा दोस्तों अगला 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डफरिन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता, शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा
चंडीगढ़ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है और भारत में पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। इसके निर्माण की अगर बात कर ली जाए तो 1957 में अधिकारी नेक चंद द्वारा इसका स्थापना की गई थी और चंडीगढ़ का पहला रॉक गार्डन नेक चंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और यह सुखना झील के पास स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चंडीगढ़। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों के लिए, सिल्क उद्योग के लिए, पेट्रोलियम के लिए और डी ऑप्शन में है कांच के लिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सिल्क, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है, कूच बिहार पश्चिम बंगाल में स्थित है और जो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पर हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि कूच बिहार कहाँ पर स्थित है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? अरावली, विंध्य श्रेणी, धारवाड़ श्रेणी, कुदप्पाह व्यवस्था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर विंध्य, हमारा यानी विंध्य श्रेणी हमारा सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सबसे ज़्यादा जल पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी द्वारा, बलुई दोमट मिट्टी द्वारा, जलोढ़ मिट्टी द्वारा, कच्छारी मिट्टी द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी द्वारा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न 12 नंबर का है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय कैपेक्स परिव्यय की राशि क्या है? 10.10 लाख करोड़ रुपए, 11.11 लाख करोड़ रुपए, 12.12 लाख करोड़ रुपए या 13.45 लाख करोड़ रुपए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 11.11 लाख करोड़ रुपए, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 11.11 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय कैपेक्स परिव्यय की राशि है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है? धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन चपटा डायाफ्राम का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? किस प्रकार की होती है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, आरबीसी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है? रेडियम, इरिडियम, इर्बीरियम, थोरियम। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, इर्बीरियम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में कौन सा जिम्मेदार है? एरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनिन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अगला दोस्तों 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श के बने कानून द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 18 नंबर का अब हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976, 40वां संविधान संशोधन 1976, 38वां संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। संविधान का उद्देशिका संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन में इसे संशोधित किया था तथा इसके अलावा दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इसी संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ब्रिटेन। तो संसदीय प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई थी ब्रिटेन में। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। ये प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। कहाँ से लिया है आपको बताना है। आयरलैंड से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यूएसए के संविधान से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहाँ है? आगरा, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद। तो भारतेंदु नाटक एकेडमी ये स्थित है लखनऊ में। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, झांसी। तो झांसी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है? वाराणसी, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024-25 के द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? भारत, नेपाल, मलेशिया, जापान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर भारत सही उत्तर हो जाएगा। 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत को यहाँ पर एक बार फिर से चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 25 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी की है? कोलकाता, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा और इंटरनेट गवर्नेंस फोरम
यानी IGF एक बहुहितकारी धारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी को एक समान मानते हुए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में ये भी बताते हुए आपको चलना है कि आज के क्लास में कितने प्रश्न आपको आते थे या कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही निकले। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।